हाथरस भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड प्रभारी व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने भाग लिया। वशिष्ठ शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मंत्री व हाथरस प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने भाग लिया। इस अवसर पर आने वाले सभी प्रबुद्ध जनों का भारतीय संस्कृति के अनुरूप माथे पर तिलक लगा दुपट्टा पहनाकर कार्यालय गेट पर ही स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि दुष्यंत कुमार गौतम, विशिष्ट अतिथि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का राम जी की प्रतिमाएं देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मंच पर बैठे सभी मंचासीनों का दुपट्टा पहना स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि दुष्यंत कुमार गौतम ने वहां बैठे सभी प्रबुद्ध जनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में जो काम 6 साल अटल जी व 9 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम हुआ वो 65 साल तक चली अन्य सरकारों ने नहीं किया। 4 करोड़ गरीबों को आवास, 11 करोड़ से अधिक को शौचालय, राशन, कई करोड़ गरीबों को 5 लाख तक के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है। जिस कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, आज वहां तिरंगा फहराया जाता है। 370 को हटाया। राम मंदिर देश में ही नहीं मुस्लिम देश में भी बनाया गया है। आपके एक वोट ने एक देश के प्रति ईमानदारी से काम करने वाला देश का बेटा चुना है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि आपका प्रत्याशी कमल है, जिसे हर कीमत पर फिर जीतना है। आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियों से सभी सहयोग करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के सचिव डायरेक्टर आदरणीय शरद महेश्वरी जी से निवेदन मंच पर स्थान ग्रहण करें और आदरणीय डीपी भारती जी से मेरा निवेदन कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं और हमारे लोकसभा के प्रभारी चौधरी सतपाल सिंह जी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो पदाधिकारी सहयोग करें। बोलो भारत माता की। आदरणीय श्री असीम अरुण जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से सभी सहयोग करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरिशंकर राणा भूला पहलवान जी से और प्रबुद्ध वर्ग के हमारे प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक आदरणीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर रावल से परिचय। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं हम सबके बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आप छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े रहे और आपने विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अब मैं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सचिव जिलाध्यक्ष
और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभारी आदरणीय डीपी भारती जी से निवेदन करूंगा कि संयुक्त रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रतीक चिन्ह का फोटो प्रतीक चिन्ह भेंट कर सामने से लेना पूरा फोटो। स्वागत करें। जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। मैं निवेदन करूंगा अपने सबसे जिलाध्यक्ष आदरणीय शरद बैसुरी जी से और इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय हरिशंकर राणा जी से कि वो संयुक्त रूप से माननीय प्रभारी मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं रामवीर भैया जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे सबसे राष्ट्रीय महामंत्री जी को और श्रीमती प्रमा सिंह जी उनसे भी आग्रह है कि वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें जोरदार तालियों से। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, आवाज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी के प्रथम आगमन पर इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और विश्व प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच पर हमारे बीच में लोकसभा प्रभारी ज्योति सतपाल सिंह जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री अतुल वरुण जी, जिला प्रभारी मंत्री श्री डीपी भारती जी, माननीय सांसद श्री राजू दिलेर जी नहीं आए आज, अलीगढ़ जिला प्रभारी मानवीय सिंह जी, जिलाध्यक्ष अलीगढ़ चौधरी श्री कंदुपाल सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती शिवा उपाध्याय जी, विधायक सदर श्रीमती अंजुला माहौर जी, विधायक सिकंदराव श्री वीरेंद्र राणा जी, विधायक छकरा श्री रविंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजकुमार सहयोगी जी और क्षेत्रीय मंत्री डॉली माहौर जी एवं अति सम्मानित जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सम्मेलन की ऐसे डॉक्टर भरत यादव जी और सभी सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन। देखिए आज सभी विश्व प्रबुद्ध सम्मेलन में सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर सभी मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप सम्मेलन में आए। आज हम सबका आपस में बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी भाई साहब का स्वागत करने का मौका हम सबको मिल रहा है। आपके जोश से ही दिखता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी तैयारी और बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ दुष्यंत भाई साहब का हम सब स्वागत करें। हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय डीपी भारती भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे युवा जिलाध्यक्ष शरद भाई, आदरणीय राजकुमार सहयोगी भाई साहब, आदरणीय हरिशंकर राणा जी, शायद इस नाम से कम लोग जाते हैं, बुरा करना जी भैया, बहुत बहुत स्वागत। डॉली माहौर जी, मेरे प्रिय मित्र साथी भरत यादव जी और रुपेश भैया जो आज का संचालन कर रहे हैं, हम सब की ओर से पूरे हृदय के साथ बड़े भाई साहब आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का स्वागत। उनका हाथरस का रिश्ता बहुत पुराना है। भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न चुनौतियों के समय आपका सानिध्य हाथरस को मिला है। आज पुनः जो हाथरस अलीगढ़ मथुरा एटा 4 लोकसभा का क्लस्टर बना है, जिस क्लस्टर के प्रभारी के रूप में मुझे कुछ छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है, तो बड़े भाई साहब को क्लस्टर के पूरे प्रवास के लिए हम लोग के उत्साहवर्धन के लिए जिम्मेदारी दी गई है और उस क्रम में भाई साहब जुड़े। आदरणीय दुष्यंत भाई साहब, हाथरस जिले की राजनीति बड़ी रोचक है। मैं मजाक में बोलता हूँ कि सन 2000 में मैं एसपी था, तो जितने भी राजनीतिक लोग थे वो सब आज एक ही कमरे में यहाँ पे मौजूद है। ईमानदार व्यक्ति, कोई भी शरीफ व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजनीति में और इस कमरे के बाहर, वो सब लोग यहीं पे मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी हंसी की बात है कि अपने एसपी को भी पकड़ना है, उसको भी
और हम सब मिलके राजनीति में नहीं, जैसा मोदी जी हम लोग याद कराते हैं, राष्ट्रनीति में लगे हैं। हम सब इस काम पे लगे हैं कि अपने हाथरस को कैसे और विकसित करें, जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करें, और आगे आने वाले समय में हम लोग का ऐसा कार्य हो कि जो विकास पे आधारित राजनीति है, जो मोदी जी ने हम लोग को रास्ता दिखाया, जो योगी जी ने स्वयं चल के दिखाया, उसको हम लोग को और हर रोज मजबूत करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट हम लोग को दिया है, लोकसभा चुनाव में 51% मत हमको हर लोकसभा सीट में प्राप्त करना है। लेकिन ये तो आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, 51% से ज्यादा तो हम हाथरस में पहले ही जीत चुके हैं, तो इसके लिए आपको बधाई। लेकिन दूसरा टारगेट दिया 10+ का, यानी जो हमारा वोट शेयर है उसको हमको 10% और ऊपर लेकर के जाना है। ये हमको जरूर पूरा करना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे और ज्यादा पूरा करेंगे। मैं भी हल्का सा आंकड़े का विश्लेषण कर रहा था, तो पिछले चुनाव में हम लोग 2,65,000 वोट से लगभग, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जीते थे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब परिस्थितियां हमारे और अनुकूल हैं। अपने लोक दल के साथियों का, बहनों भाइयों का भी हम लोग स्वागत करते हैं। एनडीए में एक बात बोला, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें अगर पांचों विधानसभा को जोड़ देते हैं तो लगभग 1,70,000 वोट लोक दल को मिला था। ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने लोक दल के साथियों के साथ मिलकर ये 1,70,000 साथी जो है सभी, ऐसा बहुत बहुत स्वागत, 1,70,000 जिन साथियों ने लोक दल को वोट दिया था वो गठबंधन के रूप में हमारे साथ है। लेकिन आप जानते हैं गली का गठबंधन, गांव का गठबंधन थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो एक भी बहन भाई इसमें से छूटना नहीं चाहिए, वो कमल के साथ में आना चाहिए। इस लगन के साथ उनको काम करना है। अपना दिल भी बड़ा कर रहे हैं, मुझे विश्वास है उनका दिल भी बड़ा है, और कोई भी नहीं छूटना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में मैंने आंकलन किया तो करीब 2 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। ये भी वोट हम लोग को दिल खोल के जीतना है, प्रेम के साथ जीतना है, सम्मान के साथ जीतना है। नगर निकाय चुनाव में अगर याद करूं तो ये बहुत बड़ा इसका हिस्सा हम लोग को मिल चुका, बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, तभी हमारे साथी थे। तो आज हम सब लोग मिलकर के चट्टान की तरह हाथरस में खड़े हैं। पूरी तरीके से हमारी तैयारियां भी हैं। हमारे प्रत्याशी की घोषणा की केवल और एक औपचारिकता होनी शेष है। वैसे तो हमारा प्रत्याशी हमेशा से तय है, कमल है, और हम अपने कमल प्रत्याशी को ही लगाने के लिए सब मिलकर के काम करते हैं। वो किसके माथे पे ताज होगा इस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग अपनी तैयारी पूरी करके रखे हैं। और जिसको भी प्रत्याशी के रूप में जल्दी घोषित किया जाएगा, हम सब उनके पीछे पूरी मजबूती के साथ, चट्टान के साथ खड़े होंगे, जिताएंगे, और जितनी पिछली बार की जीत थी उससे कम डबल करेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे, ऐसा मेरा संकल्प भी है, आपसे अनुरोध भी है। मुझे विश्वास है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, होगा, आसानी से नहीं होगा। और साथ साथ एक बार सचेत भी करना चाहूंगा कि कहीं खरगोश और कचरे वाला खेल नहीं होना चाहिए। हम लोग खरगोश नहीं, हम लोग कछुआ हैं। मौसम बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अनुकूल है, लेकिन हमारी तैयारी में जरा सी भी कमी नहीं होनी है। प्रत्येक बूथ, प्रत्येक पन्ने के लेवल मिला करके जिस प्रकार आपने परिश्रम किया है, अगला करीब 30 दिन 45 दिन लगभग है जब चुनाव आएगा, हमारा परिश्रम और बढ़ता जाएगा, हमारी गति, हमारी तीव्रता और बढ़ती जाएगी। जरा भी इसमें कमी नहीं होना है। केवल ये अनुरोध है या आगाह करना चाहता हूँ, ऐसी कोई त्रुटि हमसे ना हो। सब लोग को मिलकर के साथ करना है, काम करना है। आदरणीय दुष्यंत जी गौतम भाई साहब का, उपस्थित सभी साथियों का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज इस सुंदर कार्यक्रम में आप सब आए, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि हम सब आदरणीय दुष्यंत जी भाई साहब को लंबी चर्चा के लिए सुनना चाहते हैं, और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत आभार, धन्यवाद सभी साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं इनकी प्रकताओं का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन स्वागत करता हूँ उन लोगों का
समझो यहाँ पे प्रबोध वर्ग आया है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, व्यवसायी है, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज आपके प्रयासों से ही भारतीय जनता पार्टी अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। आपके एक वोट से जो आपने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपकी परख का कि आपने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो पूरे 10 वर्ष आपकी कसौटी पे खड़ा उतरा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके उस एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकालने का काम किया है। ये 10 वर्ष ऐतिहासिक 10 वर्ष रहे। आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित भाव से 12 साल विधायक रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, आज 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। जिस व्यक्ति ने अपने पैसे की ईमानदारी की कमाई को हमेशा गरीब के बच्चे की पढ़ाई पर लगाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने आज तक जिसके परिवार के लोगों ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री हाउस नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को चुनने का आपने काम किया। ऐसा व्यक्ति जिसके 22 साल के कार्यकाल के अंदर कभी भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ऐसा ईमानदार व्यक्ति जिसने रात दिन सेवा कर कर भारत माता को एक परम जगह पे पहुंचाने का काम किया। आपकी पार की नजर क्या मैं दाद देता हूं कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना। अगर हम कंपैरिजन करते हैं कांग्रेस से, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके 22 साल के अंदर उनकी मां 10x10 के कमरे में जीवन यापन करते रहे, आज भी उनके भाई परचून की दुकान चलाते हैं, पतंग की दुकान चलाते हैं, पेट्रोल पे काम करते हैं। और एक तरफ कांग्रेस का परिवार है जो मां बेटे जिन्होंने अनेकों ने प्रधानमंत्री दिए, आज 5000 करोड़ के घोटाले में जमानत पे छूटे हुए व्यक्ति। आपके एक बोर्ड ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा बोर्ड इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर कर हमको देश की सुविधाएं दे सकता है। आपके इसी एक बोर्ड के कारण से हम देखते हैं कि हमारा देश 2014 से पहले 14 से पहले सफेदों का देश कहलाता था, लुटेरों का देश कहलाता था। आए दिन भ्रष्टाचार की घटनाएं घटती रहती थी, आए दिन घोटाले होते रहते थे। लेकिन 2014 के बाद आज देश ही नहीं संसार के अंदर हम एक कीर्तिमान स्थापित कर पाए। और हम अनेक उदाहरण से बता सकते हैं कि आज G20 के माध्यम से संसार में किस प्रकार की प्रतिभा के रूप में हम निकले और उसका परिणाम दिखाई देता है। आज चंद्रयान पर हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर विश्व के अनेक डेवलप कंट्री सोचते रहते हैं कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश की प्रतिभाओं को पहचानते हुए जिस प्रकार चंद्रयान वहां उतारा है, जब संसार में किसी व्यक्ति का, किसी भी देश का चंद्रयान नहीं गया, वह भारत का चंद्रयान है। ये प्रतिभा पहचानने की बात होती है। आज आपके माध्यम से जो आपने एक वोट दिया है, मैं बार बार आपके एक वोट की कीमत बता रहा हूं कि आपके एक वोट कितना बड़ा फर्क डालता है। आज हम 4 करोड़ लोगों को, जो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहा था कि मेरे देश में रहने वाला एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, पक्की छत के अंदर रहेगा, आज 4 करोड़ लोगों को हम पक्का मकान देने में सक्षम हुए। और वो पक्का मकान नहीं है, उसके अंदर शौचालय भी है, उसमें गैस का कनेक्शन भी है, उसमें नल भी है और नल में जल भी है। ऐसा हम वातावरण प्रस्तुत कर पाए। यही नहीं है, हमने देश के अंदर, मैंने खुद देखा, मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, 3 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है और उसके बाद में 7,000 के करीब उसकी मैं किस्त भरता हूँ, साल की किस्त भरता हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता की है। आज अमीर आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर आप अच्छा हुआ समय पर आ गए,
बड़ी घड़ी बहुत मुश्किल हो गया था। हॉस्पिटलों की हालत ऐसी थी, आपको ईसीजी कराने तो 15 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का ये मेरे गरीब भाई बंधु, इनके इलाज कौन करेगा, इनको भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आज हमने 10 करोड़ घरों को 55 करोड़ लोग जिससे लाभान्वित होते हैं 5 लाख का फ्री इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। अगर उसके 1 साल के अंदर वो 2 लाख का इलाज कराता है एक व्यक्ति, तो 3 लाख का इलाज अन्य व्यक्ति उस परिवार के करा सकते हैं। हमने 50-55 करोड़ लोगों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। यही नहीं है, हमने देखिए आश्चर्य होता है। उत्तराखंड का प्रभारी मैं जानता हूँ उस बात को अच्छे तरीके से। वहां की माताएं बहनें बोलती हैं कि मोदी जी हम पानी भरते भरते हमारे बाल उनके सर थे, हमें दूर से पानी भर के लाना पड़ता था। आज देश के प्रधानमंत्री ने 12 करोड़ घरों के अंदर नल और नल में जल पहुंचाने का काम किया है। किसी को तड़पने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ध्यान आता है, एक बार मैं बिहार के प्रवास पर था, रात को मुझे वापसी एयरपोर्ट आना था। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया कि जैसे जैसे हमारी गाड़ी अंधेरे के अंदर गांव की ओर जाती थी, माताएं बहनें लोटा लेकर बोतलें लेकर दाएं भागती हुई दिखाई देती थी। माताओं को सोच के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। यह आजादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसा होता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने माता और बहनों की परेशानी देखते हुए कि किस कारण से वे बीमार रहती हैं, आज 11 करोड़ घरों के अंदर हमने शौचालय देने का काम किया है ताकि मेरी माता एवं बहनें कभी बीमार ना हो सके। और यही नहीं, हमने देखा अपनी माता और बहनों को देखा है, कोयला फूकते हुए देखा है, लकड़ जलाते हुए देखा है, उपले जलाते हुए देखा है। और गांव में तो ऐसी हालत होती है, हम पहाड़ के अंदर बताते हैं कि माताएं सुबह 5 बजे लकड़ काटने जाया करती थी। और हर गांव के अंदर हमारे नड्डा जी बताते हैं, हमारे हर गांव के अंदर एक आदमी महिला ऐसी दिखाई दी जाएगी जिसकी हड्डी टूटी हुई होगी, क्योंकि लकड़ काटते हुए गिर जाया करती थी, चोट लग जाया करती थी। और कभी कभी तो सुबह ऐसी कैजुअलिटी हो जाया करती थी कि जानवरों से मुठभेड़ हो जाया करती थी, लेकिन कभी इनकी चिंता नहीं गई। और आप तो गवाह है, 2014 से पहले सांसदों के पास में भागा करते थे, पर्ची दे दो हमें गैस का कनेक्शन चाहिए, आप सब उस चीज के गवाह भी हैं। लेकिन आज 2014 के बाद में किसी को गैस के कनेक्शन की नहीं, भारत में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, विकसित भारत की गाड़ी घर घर जाकर लोगों को गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। आज 12 करोड़ घरों के अंदर हमने गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। हमने माता बहनों की परेशानियों और तकलीफ को देखने का काम किया है। 50 करोड़ लोगों के हमने अकाउंट खोले। लोग मजाक उड़ा रहे थे अकाउंट खोलने, गरीबों के कहां से पैसा आएगा, लेकिन गरीबों ने भी नाराज नहीं किया। आज उनके अकाउंट के अंदर, गरीब के अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ उसका हुआ कि आज कोरोना काल के अंदर जिस माता को हमने 500 रुपए देने थे, सीधे 500 रुपए उसके अकाउंट के अंदर गए। जो किसानों को हम 6000 रुपया देते हर साल देते, 2000 रुपए हर चौथे महीने देते, जो 6000 देते हैं वो पूरे के पूरे 6000 उसके अकाउंट में जाते थे। लेकिन कांग्रेस के शासन में क्या होता था, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, राजीव गांधी गवाह है। राजीव गांधी कहा करते थे मैं 100 रुपए भेजता हूँ तो 15 रुपए पहुंचते हैं। 85% लोग रिश्वत खाने वाले, ये कांग्रेस के लोगों की वजह से लोगों को जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो सुविधा नहीं पहुंच पाती थी। आपके एक वोट से आज देश के अंदर 75 वंदे भारत ट्रेन देने में हम सक्षम हुए। और यही नहीं है, आप आज हाईवे देखते हैं, आप गैस के आप एयर की कनेक्टिविटी देखते हैं, आप बसों को आदान प्रदान देखते हैं। पहले हमारे देश के लोग, हमारे गांव के लोग शहर में जाने के लिए तरसते थे, सोचते थे कि शहर में जाएंगे कब जाए, वापसी कैसे आएंगे। लेकिन आज गांव का व्यक्ति शहर में जाता, कमा के आता और कमा के आने के बाद में अपने बच्चों के साथ आराम कर पाता है। हमने ऐसे सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। बहुत दुर्भाग्य है, जब हम सत्ता में आए थे, देश के प्रधानमंत्री ने आंकड़ा निकाला 18,000 गाँव भर नहीं कह रहा मैं, 18,000 गाँव ऐसे थे जब लाइट नाम की चीज नहीं थी, अंधेरे में लोग रहा करते थे।
आज हमने 18,000 गाँव के अंदर लाइन देने का काम किया है, हमने रेलवे का विस्तार किया है और हमने देखा है जब 7 एम्स कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में 7 एम्स बनाए, हमने 15 एम्स बनाने का काम किया। हमने 13 IIT बनाए, हमने 23 IIT बनाने का काम किया है। और यही नहीं है, उन्होंने 387 मेडिकल कॉलेज खोले थे, हमने 660 मेडिकल कॉलेज खोले। हमने महिलाओं को गौरव बढ़ाने का काम किया। पहली बार आपको जान के गौरव होगा, देश की महिलाओं ने हमें कभी निराश नहीं किया। आज संसार के अंदर जो जितनी महिला पायलट है उसमें 40% हिंदुस्तान की महिला पायलट है। जिन साइंटिस्टों ने हमारा चंद्रयान भेजने का काम किया उसमें भी महिला साइंटिस्ट सबसे ऊपर सर्वोपरि रही है। आज देश के प्रधानमंत्री लगातार महिला किस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर लगातार ध्यान भी देने का काम करते हैं। और यही नहीं है बच्चों, आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और आप लोग भी गवाह हैं, आपने वो कश्मीर देखा है जहाँ पर खून की होलियां खेली जाती थी। वो कश्मीर देखा है जहाँ लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं फहरता था, पाकिस्तान का झंडा फहरता था, आए दिन गोलियां चलती थी। और मुझे ध्यान है जब हमारे मुरली मनोहर जोशी जी अध्यक्ष थे, वहां पर लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए लाखों लोग पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के और अन्य देश भर लोग भी गए थे। तो उस समय वहां पर झंडा फहराने के लिए 5 लोगों को अनुमति मिली, 5000 पुलिस वाले लगे। वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उस समय उस वाहन के वाहक थे वो, उन्होंने कहा था कि मैं झंडा फहराने के लिए जा रहा हूँ, किसी के भाई की रात में दूध पिलाया हो तो मुझे रोक के निकालें। लेकिन उस समय झंडा फहराया था, लेकिन आज उसी लाल चौक झंडा फहराने की जरूरत नहीं है, पूरा लाल चौक झंडा से समा गौ में तिरंगे झंडे से भारत माता की। हमने धारा 370 हटाकर जो कहते थे कभी हट नहीं सकते, धारा 370 हटाओ तो मुफ्ती कहते थे खून की नदियां बहेंगे। लेकिन इसी 15 अगस्त को हमारे कार्यकर्ताओं ने, समस्त कश्मीर की जनता ने वहां पर घर घर तिरंगे के माध्यम से उस पूरी घाटी को, पूरे कश्मीर को तिरंगे झंडे से लहराते हुए देखा। जब फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि 370 हटाओगे तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इसी 26 जनवरी को उसी फारूक अब्दुल्ला को मैंने अपनी कोठी के अंदर, उसने अपनी कोठी के अंदर तिरंगा लगाकर जनगण गाते हुए हमने देखा। अगर तिरंगे का सम्मान आपने देखा है तो यूक्रेन की युद्ध के अंदर दे सकते हैं, जहां हमारे 32,000 विद्यार्थी फंस गए थे। आज विश्व के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं किसी से नजरें झुकाकर बात करूंगा, न नजरें उठाकर बात करूंगा, नजरों में नजरें डाल के बात करूंगा। आज उसी का परिणाम है यूक्रेन के अंदर 32,000 विद्यार्थी। आज तक यूक्रेन का युद्ध विराम नहीं हुआ है, 2 दिन का युद्ध विराम हुआ था। वो मोदी जी ने कह दिया कि मुझे देश के बच्चे सुरक्षित चाहिए, और 2 दिन के युद्ध विराम के अंदर 32,000 विद्यार्थी 5 वोटों पे बाहर निकल कर आए। और खुशी तो जब होती है जब पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग, श्रीलंका के बच्चे जो सारे के सारे जो हमारा झंडा जलाने का काम किया करते थे, वो भी तिरंगा लेके भारत माता की जय कहकर अपनी जान बचाते हुए तिरंगे का सम्मान देखते हैं। तो अपने कतर के अंदर देख सकते हैं 7 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आगरे पर फांसी की सजा ही माफ नहीं की, उनको हमारे देश को सुपुर्द कर दिया। आज सुरक्षित परिवार के अंदर वो बैठे हुए। अगर आपने विदेश नीति को देखना है तो आप तो उसके गवाह भी हैं। हमारे देश के नागरिकों ने कभी सपना भी नहीं देखा था कि राम मंदिर बनेगा। 500 वर्ष हमारे पूर्वजों ने अपना त्याग दिया है, तपस्या दी है, कुर्बानी दी है, शहादतें दी है, अनेक संघर्ष की हैं, लेकिन राम मंदिर बनने की राह नहीं देख रही थी। और दुख तो जब था कि आजादी से पहले तो हम सुनते थे कि मुगल लोग उसके बीच में अड़चन डालते हैं, अंग्रेज लोग अड़चन डालते हैं, लेकिन दुख तो जब हुआ कि आजादी के बाद आजाद भारत के अंदर
एक दल ये कहे कि राम पैदा ही नहीं हुए, एक दल ये कहे कि रामायण तो उपन्यास है, एक दल ये कहे कि मंदिरों में तो लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, एक दल ये कहे कि राम रावण का युद्ध ही नहीं हुआ। कहे नहीं, लिख के एफिडेविट दिया गया। उसके बाद भी हमारे आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने मंदिर बनाएंगे, तारीखगिरी बताएंगे, ये व्यंग भी हमने अपने कान से अपने लिए सुना है। लेकिन आज राम मंदिर बन के खड़ा हो गया है, और राम मंदिर देश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर ही नहीं। मुझे ध्यान है जब युवा स्थिति में था, हमारे युवा वर्ग जाते थे, नौकरी करने जाते थे, ईरान जाया करते थे, ईरान जाया करते थे, सऊदी अरब जाया करते थे। उनकी तलाशी हुआ करती थी कि जेब के अंदर हनुमान चालीसा तो नहीं है, कहीं जेब के अंदर कोई भगवान का चित्र तो नहीं है, कहीं ये मुस्लिम धर्म में कोई रचक डालने के लिए तो नहीं आ रहे। तलाशी लेके जेब खाली कर दी जाती थी। लेकिन आज आपको जान के गौरव होगा कि आपके एक वोट ने मोदी जी का नेतृत्व के अंदर आज हमने कतर सऊदी अरब के अंदर भी भगवान राम का मंदिर बनाने का काम किया है। हमने ऐसा व्यवस्था काम किया है हमने। और यही नहीं है, हमने देश को आतंकवाद मुक्त किया। अब गवाए इस चीज 2014 से प्रधानमंत्री के आने से पहले आप हर मंदिर के बाहर बोर्ड पर देखा करते थे, हर गुरुद्वारे के बाहर देखा करते थे, हर मार्केट के बाहर देखा करते थे, हर बस स्टैंड के बाहर देखा करते थे, हर रेलवे स्टेशन के बाहर देखा करते थे। रेलवे स्टेशन रेल के अंदर अनाउंसमेंट होते हुए हमने देखा है, बसों की सीट पे लिखा हुआ देखा है कि आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। मालूम नहीं होता घर से बाहर जा रहे हैं कि जिंदा वापसी आएंगे नहीं आएंगे, मालूम नहीं होता था। लेकिन आज कोई बताए बम तो बम, किसी की हिम्मत नहीं है पटाखा भी छोड़ने की। ऐसा शासन देने के हमने काम किया। और यही नहीं है, जब हमने कहा आतंकवाद मुक्त शासन दे रहे हैं तो उसके अनेकों अनेक परिणाम हमारे पास है। आज कश्मीर के अंदर पर्यटन इस प्रकार से आ रहा है, वहां पर युवाओं के अंदर हाथ के अंदर पत्थर दिए जाते थे सेना को मारने के लिए, आज उनके हाथ में लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर किस प्रकार से कुशानी हो रही है। और यही नहीं है, हमने अनेकों अनेक आतंकवाद से बचाने का काम हमने काम किया है। और यही नहीं, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी देखा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी दिया है। आज इस 12 साल के अंदर कोई भी एक पैसे का कलम कमार पे नहीं लगा सकता। आज करोड़ों लाखों करोड़ रुपया इन विपक्ष के कमरों से, घरों से अनेकों अनेक तरीके से पकड़ा जा रहा है। आज संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से काम करने का काम कर रहे हैं। आज एक इंडिया अलायंस बना हुआ है, इंडिया अलायंस खाली लालू अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रहा है, गुलाम के बच्चे अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अनेकों अनेक दल के ममता बनर्जी अपने लिए संघर्ष कर रही है, अपने भतीजे के लिए कर रही है। लेकिन इंडिया अलायंस की एक तरफ भारत देखेंगे और एक तरफ भारत माता का बेटा देश के लिए संघर्ष कर रहा है और परिवार के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक वो समय था देश के अंदर जब आतंकवादी आकर प्रधानमंत्री हाउस के अंदर बिरयानी खाने का काम किया था, लेकिन वही आतंकवादी 50 की संख्या में बता सकता हूँ, वही आतंकवादी आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। हमने तुष्टीकरण नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि देश के संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है, लेकिन आज का प्रधानमंत्री कहता है कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है, किसानों का हक है, महिलाओं का हक है, इन सब लोगों का हक है। जो को जरूरत है उसके लिए उसका हक है, ना कि जाति धर्म भाषा पे। हमने अभी लोगों को शौचालय दिए हैं, जो भी हमने सुविधा दी है, सबका साथ सबका विकास हमने शौचालय देते हुए एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे देने का काम किया। हमने नहीं पूछी उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है। हमने किसी को मकान दिया तो एक कोने से शुरू किया है। हमने कभी भी कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया। उसी का परिणाम है आज
सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो देश को मजबूत करने वाले हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, सारे के सारे मोदी जी को प्यार करते हैं। आज मुसलमान भी प्यार करता है, आज महिलाएं भी उनको आदर से देखती हैं। आज देश के अंदर एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आश्वस्त व्यक्त करते हैं, ऐसा वातावरण हमें देखने के लिए मिलता है। और यही नहीं है, हमने फौजियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बड़ी खुशी होती है आजादी के 75 वर्ष बाद जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे, उनको पहली बार 75 साल बाद जो तोपों से सलामी दी जाती है, अब की बार वो तोप भारत की बनी हुई तोप थे। हमने सैनिकों को सम्मानजनक स्थिति में रखा है। वो फोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, अंतिम संस्कार उनके घाव में होगा, ऐसा सम्मान देने का काम किया। आज सैनिक गौरव से खड़ा होकर देश की रक्षा करता है। हमने दिखा दिया है कि हम किसी चीज का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मौका लगेगा तो उसमें घर के अंदर मारने की हिम्मत भी हम रखते हैं। ये इस तरह से अपने करके दिखाया। लेकिन जो जब होता है कि जब हमारी सेना एयर स्ट्राइक करती है और हमसे विपक्ष कहता है कि हमें प्रूफ बताइए कि सेना ने आक्रमण किया है नहीं किया। वे लोग जो पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो हैं, वो लोग जो चाइना से 1,30,00,000 रुपए राजीव फाउंडेशन में डोनेशन देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर प्रधानमंत्री को गिराने का षड्यंत्र करते हैं, ऐसे सारे के सारे लोग जो आज इकट्ठा होकर भारत तोड़ो आंदोलन जो इकट्ठा होकर ऐसे लोगों के साथ में जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोग सारे के सभी लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हम अमृत महोत्सव से निकले हैं 75 वर्ष आजादी के अंदर। हमारे भी 15 साल का योगदान है। 6 साल का अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, 2 साल का मोदी जी का है। 15 साल के अंदर 75 साल के अंदर 15 साल हमारे रहे। 15 सालों को आप देखोगे तो विकास की धारा होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बंधु, आज मैं आपसे 2024 के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। 2024 में हम ऐसा भारत देने वाले हैं, विकसित भारत। आज 5वीं अर्थव्यवस्था में हम खड़े हैं, हम देश को 3री अर्थव्यवस्था पे लेके जाना चाहते हैं। हम ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां अमीरी गरीबी नहीं होगी, सब लोग बराबर के होंगे। हम ऐसा भारत देना चाहते हैं जहाँ जात पात पे लड़ाई ना हो, सबको बराबर देश की सुविधा मिले। हम ऐसा भारत देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जब मैं अपने बच्चों को या आप भी अपने बच्चों को लेकर जाते होंगे, जब उनको लाल किला दिखाते होंगे तो पूछते होंगे बच्चे कि पापा लाल किला बहुत अच्छा है, किसने बनाया है? तो आप बताते होंगे मुगलों ने बनाया है। तो वो पूछता होगा, बच्चा जवाब पे सवाल करता है, वो पूछता होगा मुगल कौन थे? तो आपको बताना पड़ता है मुगलों के हम गुलाम रहे हैं, वो हमारे शासक रहे हैं। जब आप ताजमहल घुमाने देखने के लिए जाते होंगे, वो उसकी खूबसूरती को देखकर पूछता होगा पापा ताजमहल किसने बनाया? तो आपको बताना पड़ता होगा कि ये मुगलों ने बनाया है। फिर उसका प्रश्न आता होगा मुगल कौन थे? उसको क्या मालूम बेचारे? आपको बताना पड़ता है कि मुगलों ने बनाया है। मुगल कौन थे कि हम उनके गुलाम रहे। जब आप जाते होंगे पार्लियामेंट दिखाने के लिए जाते होंगे, पार्लियामेंट दिखाकर पूछते होगा, बच्चा पूछता होगा ये पार्लियामेंट किसने बनाई है? तो आपको बताना पड़ता होगा अंग्रेजों ने बनाई है और हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। ये गुलामी की दास्तां हम सहन करते करते यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन मेरे बच्चों को ये मालूम नहीं पड़े कि आजाद भारत के अंदर हम किसी से गुलाम हैं। हम पार्लियामेंट दिखाएंगे तो अपनी पार्लियामेंट दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। सबसे पहले जो भी आता था
ताजमहल देखता था, आज हम उसको काशी की आरती दिखाने का काम है। हम अपने बच्चों को आजाद भारत के अंदर के हिंदुस्तान में बहुत कुछ किया है, ऐसा भारत बनाया है। हम नहीं दिखाएंगे उसको इंडिया गेट की ज्योति, हम दिखाएंगे उसको पुलिस मेमोरियल दिखाएंगे जिन्होंने आजाद भारत के अंदर अपनी कुर्बानियां दी। हम भारत के निर्माण के लिए लगे हुए। मोदी जी का संकल्प है, मैं पंजाब का प्रभारी रहा हूं, पंजाबियों सरदारों को बोला करता था कि तुमने एक देश को प्रधानमंत्री दिया, मनमोहन सिंह, उसको गैरत आनी चाहिए थी, क्योंकि मनमोहन सिंह कभी भी जाते होंगे तो औरंगजेब रोड से जरूर जाते होंगे, दिल्ली में ही। जब औरंगजेब रोड पे जाते थे तो उनके कभी मन में नहीं आया ये औरंगजेब रोड, ये औरंगजेब वही है जिससे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार के अंदर चिनवाया था, और कभी मन में गैरत नहीं आई। लेकिन वो गैरत भी आई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आई, औरंगजेब का नाम बदलकर हमने उसका राष्ट्रपति रहे उनके नाम पे कर दिया, हमने अनेकों चीजों का नाम बदलने का काम किया। इसलिए 2047 तक आजाद भारत की जब 100वीं शताब्दी आप बना रहे होगे, मैं गारंटी से कहता हूँ देश के अंदर हमें बताने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे हम अपने बच्चों को बता सके कि हम गुलाम रहे। ये प्रधानमंत्री का संकल्प है। एक संकल्प और भी है, हमने बड़ा सुना है, अंग्रेज बड़े योद्धा थे, मुगल बड़े योद्धा थे, हम भूल जाते हैं अकबर के मुकाबले पर महाराणा प्रताप को भूल जाते हैं। अकबर क्या था? अब देखिएगा सोशल मीडिया पर बिना बाजार में घूमता रहता था, जो लड़की अच्छी मिलती थी उसको उठा के ले जाया करता। महान था। 75 वर्ष में कांग्रेस ने हमारा इतिहास बदल दिया। कम्युनिस्टों ने ऐसा करके दिखा दिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमारे पूर्वजों ने तो कुछ नहीं किया, हमने ऐसे ऐसे प्यारे 2 बच्चे दिए जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, दीवार पे चिन्हवाना अपने आप को मंजूर किया, हमने ऐसा इतिहास दिया। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे ऐसे सिखों के गुरुओं को जिनको बीच में से चीर दिया गया, हमने ऐसा इतिहास दिया। हमारे अनेकों ने शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है, लेकिन 75 वर्षों के अंदर उस इतिहास को खत्म करने का काम किया है। पुनः हम वो इतिहास बताएंगे कि आजाद भारत के अंदर हम गुलाम रहे, लेकिन हमारे योद्धाओं ने लगातार लड़ाई लड़ी है। ये आजाद भारत उनके कारण से आजाद हुआ है, ये उनके कारण से आजाद नहीं हुआ जो इतिहास अब तक हमें पढ़ाया गया। साथ साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हमें 47 के अंदर जाना है तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको अपने आप की जिम्मेदारी भी महसूस करनी पड़ेगी। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री को झाड़ू लेके सफाई करते हैं, ये माटी का टुकड़ा नहीं है, ये भारत माता है। हमको खुद अपनी प्रेरणा से एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, अच्छे ईमानदार देश का निर्माण करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, हमने परिवार मुक्त करना है। हमने ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं, हमने G20 करके दिखाया है। संसार आज देश विश्व के कौन सा अवार्ड है जो नरेंद्र मोदी जी के पास में नहीं है। बंधु, अंत में मेरी एक कविता जिसको मैं सुनाता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है, वो कविता कहते हैं अपनी वाणी को विराम करा करूँगा अपनी वाणी को। एक अकेला पार्थ खड़ा है, एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष को बचाने को, अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को, सभी पक्षी हैं केवल उसे हराने। भ्रष्ट दुशासन सूर्पनखा ने माया जाल बिछाया है, भ्रष्टाचारी जितने कुंभे आज उन सबने हाथ मिलाया है, समर भयंकर होने वाला है। ये 24 का आसान नहीं है। उसके बाद जो हमारी विरोधी ताकतें देश में रहने वाली नहीं है, विदेशों में रहने वाले अनेकों सारी ताकतें मिलकर समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है। राष्ट्रीय धर्म का क्रंदन चारों ओर सुनाई देता है। फेंक रहे सारे पासे जनता को भरमाने को, सभी साथ खड़े हराने को। चीन और नापाक चाहते भारत में अंधकार बढ़े, चीन और नापाक चाहते भारत में अंधकार बढ़े, हो कमजोर वहां की सेना,
अपना फिर अधिकार बढ़े, कमजोर करना चाहते हैं हमें। आतंकवादी संगठनों का दुर्योधन का साथ मिला, भारत के जितने बैरी है सबको उसका साथ मिला। सारे जयचंद्र ताक में बैठे हैं केवल उसे मिटाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे मिटाने को। भोर का सूरज निकल चुका है, भोर का सूरज निकल चुका है, अंधकार घबराया है, कान्हा ने अपनी लीला में सबको आज फंसाया है। कौरव की सेना हारेगी, जनता साथ निभाएगी, अर्जुन की सेना बन करके नैया पार लगाएगी। ये महाभारत फिर होगा, ये महाभारत फिर होगा। हाहाकार मचाने को सारे विपक्षी साथ खड़े हैं, केवल उसे हराने को आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। भारत का निर्माण होने वाला है, आपका एक वोट, एक नहीं, आप अनेकों को प्रभावित कर सकते हो। आज के बाद इलेक्शन के अंदर बहुत कम समय रह चुका है, अपने टेलीफोन के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों दोस्तों को प्रचारक बनना आप काम करेंगे। ये घटना याद आती है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं बिरजोर अपना पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी था। एक कार्यकर्ता ने मुझे व्हाट्सएप किया था, उसने व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप में क्या उसने कहा, साहब मैं सुबह घर से निकला था, बैठक में जा रहा हूँ, घर से मैं निकला था कि मैं पार्टी की बैठक में जा रहा हूँ, 1 बजे तक वापसी आ जाऊंगा। आवाज आ रही है? भारत माता की कृपया आप उसमें वार्तालाप न करें। लेकिन पार्टी की मीटिंग थी, फोन आपको सुनने नहीं देते। जब वो 3 बजे बैठक खत्म हुई, वो बाहर निकला, फोन देखा तो माँ का फोन आया हुआ था, पत्नी का फोन आया हुआ था। मैंने फोन किया, मैंने उनको बताया था मीटिंग लेट है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कमाया है कि पार्टी का काम कर रहा है, लेट सवेर हो सकता है, कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय निर्माण में काम कर रहा है, लेट होगा तो कोई बात नहीं। 3 बजे के बाद उसने कहा मैं आ रहा हूँ। जो 3 बजे घर पे गया, वो कहता मैं जब 3 बजे घर पे गया तो 3 बजे जब घर पर गया तो मेरी बेटी मेरे गले में लग गई, मेरी थकान सारे दिन की उतर गई। पत्नी ने चाय लेकर आई, बैठा चाय पी, माँ खाना लेकर आई क्योंकि लेट हो गया था, खाना खाया, संतुष्टि हो गई, सो गया, अपनी थकान मिटा ली। उस बात में वो लिखता है कि एक देश का प्रधानमंत्री सुबह निकलता है, चिंता करता रहता है कि वो बॉर्डर कैसे सुरक्षित रहेगा, वो चिंता करता रहता है कि पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, वो चिंता करता है कि संसार के अंदर कैसे अपनी ख्याति को बढ़ाना है। वो सारे दिन चिंता करता करता रात को अपने घर जाता है तो घर पे ना तो उसकी माँ होती है, ना पत्नी होती है, ना बेटी होती है, और वो चारपाई पे लेटता है, और चारपाई पे लेटते लेटते फिर सोचता है मेरी माताओं के घर में चूल्हा कैसे हटेगा और गैस कैसे लगेगी, शौचालय कैसे बनेंगे, बेघरों को मकान कैसे देंगे, घरों में पानी नहीं है, पीने का जल कैसे देंगे। और ये सोचता सोचता सो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर चलता है। वो बाद में मेरे से पूछता है किसके लिए करता है, किसके लिए करता है, क्या जवाब देना चाहिए हमें, बताइए आप, किसके लिए करता है? देश के लिए। किसका देश? हमारा देश। बता नहीं रहे लोग, किसका देश? तुम्हारे देश के लिए एक देश का प्रधानमंत्री रात दिन एक करता है तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है। ये आने वाला 1-2 महीने है, हम रात दिन ना सोएंगे ना सोने देंगे और भारी बहुमत से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।